एज। तो लास्ट क्लास में हमने मौर्यन एज कंप्लीट किया था, जहाँ पे मौर्यन एज में हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन, पाटलिपुत्र सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अशोक के बाद जो मौर्यन डायनेस्टी है उसकी डिक्लाइन होने लगती है, और मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, हु हैड एस्टेब्लिश शुंगा डायनेस्टी इन इंडिया। तो जो अगर हम पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, दिस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। 300 AD, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 500 ईयर्स। इस 500 साल में इंडिया में क्या चला था अगर हम पॉलिटिकली बात करें, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ठीक है, क्या हुआ था कि मौर्यन पीरियड में पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट इन एंटायर इंडिया, अ सेंट्रल अथॉरिटी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। लेकिन उसके डिक्लाइन के बाद इंडिया में ऐसे कोई भी बड़ा ऐसे एम्पायर 500 साल तक नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद 300 AD में जब गुप्ता डायनेस्टी एस्टेब्लिश होता है, फिर से एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आती है। लेकिन in these 500 years there was no such single centralized authority to rule entire India. So Indian, the geographical entity of India, was divided into tiny little very small little states. तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ था, जहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी का मेन सेंटर था, इस जगह पे पहले शुंगा डायनेस्टी आया था। और शुंगा डायनेस्टी के बाद आया यहाँ पे इसी जगह पे आया था कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी हैड रूल ऑलमोस्ट फॉर 100 इयर्स, दैट इज अप टू 82 BC, 185 BC से लेकर के 82 BC तक। और उसके बाद कन्वा डायनेस्टी आया, व्हिच हैड रूल फॉर द फॉर अगेन 100 एंड 150 ईयर्स। तो इस जगह पे तो ये चीज चल रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे उड़ीसा में इस जगह पे एक डायनेस्टी आया था, करवेला डायनेस्टी। करवेलाज, करवेला डायनेस्टी, राइट। और इस जगह पे डेक्कन में यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुआ था, जिनका नाम था सातवाहना डायनेस्टी। कल्चर चल रहा था संगम एज में। जो तीन मेन स्टेट की बात किया जाता है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये लोग रूल कर रहे थे। और बाकी रहा इंडिया की ये वाले पोर्शन, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले जो पोर्शन है। इस जगह पे क्या चल रहा था एट दैट टाइम, देयर वाज फॉरेन इन्वेजन दैट वाज गोइंग ऑन। ठीक है ना। अब देखिए, फॉरेन इन्वेजन की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे बहुत सारे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, दे वर इन्वेडिंग इंडिया वन बाय वन। सबसे पहले आए ग्रीक बैक्ट्रियंस। ग्रीक बैक्ट्रियंस, they were the first to come to India during the post Mauryan age in the foreign invasion. इन ग्रीक बैक्ट्रियन के बाद जो आए थे इंडिया में, they were Shakas. they were Shakas. Shakas के बाद आए पार्थियंस। ग्रीक बैक्ट्रियन की बात करें, ग्रीक बैक्ट्रियन में जो मेन रूलर्स थे, डेमेट्रियस एंड मेनेंडर, दे वर द मेन रूलर अंडर द ग्रीक बैक्ट्रियन। और मेनेंडर के बारे में ये कहा जाता है कि ही हैड अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कमिंग टू इंडिया। इंडिया में उनको मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और एक बुक बहुत ही फेमस है एज एन एंशिएंट टेक्स्ट, which is known as मिलिंद पन्हो। Now this book, Milind Panho, this book is about the question and answer about Menander and a Buddhist monk called Nagsena. तो उनमें क्या हुआ था, मेनेंडर ने उनसे कुछ सवाल पूछा था और उन्होंने उनका जवाब दिया था। तो उनकी जो डायलॉग है, उनकी जो कन्वर्सेशन है, वही इस बुक में लिखा गया है, मिलिंद पन्हो बुक में। अंडर द शकास द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में कहाँ से पता चलता है हमें, जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक के बारे में रुद्रदामन ने ये कहा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही ये मेंशन किया गया है कि दिस लेक वाज फर्स्ट बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता मौर्य फॉर द इरिगेशन पर्पस। बाद में चल के अशोक ने उसको रिनोवेट किया था, और उसके बाद रुद्रदामन ने भी उसको उनका रिनोवेशन किया था सुदर्शन लेक का। Among the Parthians, the main ruler was Gondophares. Gondophares. देखिए, they were all Scythians. They were all Scythians. हुआ ये था कि Scythians were Central Asian tribes who were plundering
और इन्वेडिंग द चाइनीज विलेजेस। तो चाइना में क्या हुआ था, चाइना के जो रूलर थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था, जिसके वजह से उन्होंने चाइना में इन्वेड नहीं कर पाए, तो उनको वो इंडिया के तरफ देखा, और क्योंकि उस टाइम पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो इंडिया में इन्वेड करता रहा। और सबसे लास्ट में आए कुशन, हु वाज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फेमस। और कुशन में बहुत सारे रूलर्स के नाम हमें पता चलता है, जैसे कि कुजुल कैटफिशेस, भीमा कैटफिशेस, हुविस्का, वासुदेव, एंड लास्टली द ग्रेटेस्ट रूलर वाज कनिष्क। कनिष्क का कैपिटल था पुरुषपुर, जो कि आज के टाइम पे पेशवार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने इंडिया में इन्वेड किया था, ये देखिए ये लोग ने इस जगह पे ही अपना रूल एस्टेब्लिश किया। आपस में भी इनका लड़ाई होता रहा, लेकिन छोटे छोटे अपने शत्रप्स में इन्होंने अपने एस्टेब्लिश करता रहा। और इन्होंने भी इंडियन समाज के साथ इंटीग्रेट होने लगा इंडिया में इन्वेजन के बाद। ऐसा नहीं कि वो इंडिया से वापस चले गए, वो इंडिया में सेटल हो गए और भारतीय समाज के साथ वो लोग इंटीग्रेट होने लगा, ठीक है ना। सो with these two things, the political entity, the political character, political features can be characterized in this time period, that is lack of centralized authority and repeated foreign invasion, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये जो फॉरेन इन्वेजन हो रहा था, इसके वजह से इकोनॉमिक स्फीयर में एक मार्केंटाइल एज स्टार्ट हुआ इंडिया में। मार्केंटाइल एज का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे इंडिया के फॉरेन ट्रेड काफी बढ़ गया था। वो इसलिए देखिए सेंट्रल एशियन ट्राइब्स क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे, और क्योंकि वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, तो यहाँ पे जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स था, ट्रेड रूट्स केम अंडर देयर कंट्रोल। और आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि सिल्क रूट, सिल्क रूट, द फर्स्ट सिल्क रूट केम टू बी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस एज। तो ये सिल्क रूट जो है, दिस रूट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंड्स अप इन कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल इज मॉडर्न डे इन टर्की, एंड दिस रूट गोज आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत, इट एंटर्स इनटू इंडिया, एंड देन फ्रॉम इंडिया इट गोज टू अप टू कॉन्स्टेंटिनोपल, जहां से चाइनीज सिल्क एक्सपोर्ट होता था। नाउ दिस Silk route was under the control of the Central Asian tribes who had established in India, और वो लोगों ने यहाँ पे अपने टोल लगाया था, और जिसके वजह से उनको काफी फायदा हुआ था। दूसरी चीज, ये जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, जब वो इंडिया में आए थे, तो इंडिया में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। इंडिया में एग्रीकल्चर काफी इम्प्रूव था, तो प्रोडक्शन के लिए इन लोगों को कोई ज्यादा वरी नहीं करना पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, डेवलप्ड है। तो दे हैड टू फोकस, दे फोकस्ड अपॉन द ट्रेड, और जिसके वजह से इन्होंने भी अपने ट्रेड पे फोकस किया और फॉरेन ट्रेड बढ़ता रहा। इंडिया के भी बहुत सारे गुड्स उस टाइम पे यूरोप में थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप जाता था। उस टाइम पे रोमन एम्पायर चल रहा था यूरोप में, और रोमन एम्पायर में इंडियन गुड्स और चाइनीज गुड्स के काफी डिमांड था। तो एक रोमन एम्पायर की एक स्कॉलर्स थे जिनका नाम था प्लिनी। प्लिनी अपने बुक नेचुरल हिस्ट्री में ये लिखते हैं, मतलब कि ही एक्सप्रेसेस हिज सॉरो इन दिस बुक। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना ये था कि बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, बहुत सारे चाइनीज बुलियन क्या होता है, जो गोल्ड एंड सिल्वर, जो प्रीशियस मेटल होता है उसको बुलियन कहते हैं। तो बहुत सारे रोमन बुलियन इज गोइंग टू इंडिया एंड चाइना, मतलब उनका आउटफ्लो हो रहा है, और इसके वजह से उन्होंने अपने बुक में सैड फील किया था। ये कहा जाता है कि इंडियन सिल्क वॉज इन सो मच हाई डिमांड कि उसके जो एक्सपोर्ट होता था वो किस तरीके से होता था, इक्वल वेटेज ऑफ गोल्ड was coming to India, and that amount of silk was being exported to रोमन एम्पायर। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब कि फॉरेन ट्रेड इंडिया के फेवर में था, और इंडिया में काफी सारा गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रीशियस मेटल्स था वो इंडिया में आता रहा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केंटाइल एज, और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में देखिए मौर्यन पीरियड तक पंच मार्क कॉइन चल रहा था, लेकिन ग्रीक बैक्ट्रियन आते ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन की इंट्रोडक्शन हुई, ठीक है ना। और कनिष्क का टाइम आते आते कुशन पीरियड में द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया के मार्केट की एक मोनेटाइजेशन भी काफी हुआ था, और प्योरिटी ऑफ गोल्ड को देख करके ये समझ में आता है कि देयर वाज नो लैक ऑफ गोल्ड इन इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज नॉट मच प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड माइंस जो है वो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा गोल्ड का जो फ्लो हो गया था, गोल्ड की
अवेलेबिलिटी जो हो गई थी वो इस वजह से क्योंकि उनका फॉरेन ट्रेड इस टाइम पे काफी बढ़ा हुआ था. सो विथ दिस रिगार्ड इकोनॉमिक स्फीयर इट क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी. अगर हम समाज की बात करें, सोशली अगर हम देखें तो इस टाइम पे पीरियड में एक सोशल टर्मोइल भी देखा गया था. देखिए पॉलिटिकली तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी नहीं, लेकिन सोशल टर्मोइल किस लिए हुआ था? सोशल टर्मोइल इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे थे, दे वर ट्राइबल पीपल. तो उनका कोई ऑर्गेनाइज रिलीजियन नहीं था, ऑर्गेनाइज रिलीजन उनका कोई नहीं था. अब जब वो लोग इंडिया में आए तो इंडिया में उस टाइम पे जो तीन रिलीजियन बहुत फेमस था, दैट वाज ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. नाउ ब्राह्मणिज्म वाज गोइंग थ्रू अ रिजिडिटी. इसीलिए शुरू में ही इनको ब्राह्मणिकल समाज में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया. और क्योंकि उनको ब्राह्मणिकल समाज में एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो लोग बहुत सारे रूलर्स ने भी बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट करने लगे. इसके वजह से ब्राह्मणिज्म स्टार्टेड टू फील थ्रेटेंड फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. और ब्राह्मणिज्म में अपने आप में एक रिफॉर्म आने लगा. और इसी टाइम पीरियड से भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा पॉपुलर होने लग गया था और वैष्णविज्म एंड शैविज्म स्टार्टेड टू बिकम पॉपुलर फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. तो ब्राह्मणिकल समाज में एक बदलाव आया, एक रिफॉर्म आया और एक रिचुअल्स की इन्वेंशन हुई जिसको बोला गया व्रत्यस्तोमा. ना ये बोला गया कि ये अगर रिचुअल फॉलो कर लोगे तो कोई भी ब्राह्मणिकल समाज में एंट्री कर सकता है. तो इसके बाद से हमें ये देखने को मिलता है कुछ कुछ लोग, बहुत सारे लोग ब्राह्मणिकल समाज में एंट्री लेने लगते हैं. लेकिन अगर ब्राह्मणिकल समाज में आते हो तो आपको वर्णा समाज में भी फिट होना पड़ेगा क्योंकि ब्राह्मणिकल सोसाइटी वाज अबाउट द वर्णा डिवीजन ना. ये लोग का तो ये लोग तो ट्राइबल लोग थे, इन लोग का तो कोई ऑर्गेनाइज रिलीजियन था नहीं. तो जब वो लोग ब्राह्मणिकल समाज में आने लगा तो दे हैड टू बी फिट इन सम वर्नास, है ना. तो क्योंकि ये लोग वॉरियर ग्रुप थे, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल केम इनटू द क्षत्रियस. क्योंकि वो लोग मतलब कि वॉरियर ग्रुप थे, क्षत्रियस में आ गए थे. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे वर्णास में भी आए थे क्योंकि वो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में अपना फोकस किया था. तो वैश्यस में भी बहुत सारे लोग आए थे. अब देखिए क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफी बढ़ गया था, मार्केंटाइल एज चल रहा था, तो समाज में बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशन स्टार्टेड टू इमर्ज. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट प्रोफेशंस एंड डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कास्ट ऑल्सो स्टार्टेड टू इमर्ज. तो इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि कास्ट प्रोलिफरेशन बहुत सारे कास्ट ब्राह्मणिकल समाज में इमर्ज होने लगते हैं. मतलब एक ही वर्ण के अंदर बहुत सारे कास्ट, एक ही कास्ट के अंदर बहुत सारे सब कास्ट, इनकी इमर्जेंस होने लगता है. दूसरा चीज जो देखा जाता है कि वीमेन के स्टेटस में काफी डिक्लाइन देखने को मिलता है क्योंकि देखिए क्योंकि फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो वीमेन में क्या हो रहा है, वीमेन को घर के अंदर बंद किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फॉरेन अटैक, बारबेरिक अटैक. और वीमेन की स्टेटस डिक्लाइन होने लगता है और मेन और वीमेन में इनइक्वालिटी काफी बढ़ने लगता है. इसी के साथ साथ समाज में बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस भी आने लगता है जैसे कि अनटचेबिलिटी, इसके स्टार्टिंग होने लगता है. जो सती के प्रैक्टिस है, सती के प्रैक्टिस भी धीरे धीरे रिजिड होने लगता है. तो समाज में इस तरीके से टर्मोइल होने लगता है. अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग, क्योंकि देखिए ये लोग सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे तो इनका कल्चर बहुत अलग था. अब ये लोग इंडियन समाज में आए तो वो अपने कल्चर को भी लेके आए. तो इंडियन समाज में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स की इंपोर्ट होने लगा था. इसके वजह से समाज में डेविएशन भी काफी बढ़ने लग गया था. और समाज में स्टेबिलिटी लाने के लिए, समाज में ऑर्डर लाने के लिए बहुत सारे बहुत सारे लॉ स्मृति के रूप में आने लगा. जैसे कि देखिए मानु स्मृति, नारद स्मृति, ये सारे स्मृति, दीज आर द कोड, दीज आर द लॉ कोड्स. So in these law codes, which is considered to be very strict in nature, they had to come in existence during the post-Mauryan period. क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन इसी टाइम पीरियड में देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया. ठीक है ना. सो दिस इज द सोशल सिस्टम और सोशल चेंज दैट वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. और अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इस टाइम पीरियड में क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स इंडिया में आ रहा था, इसी वजह से आर्ट एंड कल्चर का भी काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. तो इंडिया में इस टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर में देयर वाज इमर्जेंस ऑफ 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट
And हमें स्कल्पचरल, क्योंकि यहाँ पे स्कल्पचर की डेवलप होने लगता है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये 3 स्कूल की इमर्जेंस होती है। इसके अलावा भी अगर हम केव आर्किटेक्चर की बात करें, केव आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारा केव्स इस टाइम पीरियड में बनाया गया था। जैसे देखिए पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में केव आर्किटेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ईस्टर्न इंडिया में, और दूसरा वेस्टर्न इंडिया में। तो ईस्टर्न इंडिया की जो केव आर्किटेक्चर वो मेनली डेवलप किया गया था अंडर द करवेला डायनेस्टी इन ओडिशा, जहाँ पे उदयगिरी खंडगिरी केव में बहुत सारे केव आर्किटेक्चर बना था, जैसे कि हाथी गुम्फा, अनंत गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, इस टाइप से गणेश गुम्फा, नवमुनि गुम्फा, त्रिशूला गुम्फा, ऐसे बहुत सारे केव बनाया गया था। दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे केव बनाया गया था, जैसे पितलखोड़ा, नासिक, भाजा केव, ऐसे बहुत सारे जुन्नर केव, ऐसे बहुत सारा केव्स बनाया गया था, महाकाली केव। तो अजंता केव का भी कंस्ट्रक्शन इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और अगर हम केव आर्किटेक्चर को देखें तो इस आर्किटेक्चर में भी काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी हमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। और इसी टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जैनिज्म काफी डेवलप किया था। जैसे कनिष्क हैड ऑर्गेनाइज्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे हिनायाना बुद्धिज्म हैड गॉट डिवाइडेड इनटू हिनायाना एंड महायाना स्कूल, है ना। और कनिष्क वाज फॉलोअर ऑफ महायाना स्कूल। तो इसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि महायाना स्कूल की इमर्जेंस, ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ ब्राह्मणिकल समाज में भी रिफॉर्म आने लग गया था, और ब्राह्मणिकल समाज में भी एक दूसरे तरीके की कल्चर हमें इस टाइम पीरियड से देखने को मिलता है। आगे चल के इसी टाइम पीरियड से जब गुप्ता डायनेस्टी एस्टेब्लिश होता है, यही सारे कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स कंटिन्यू होता रहेगा। कुछ चेंजेस तो आएंगी, लेकिन बहुत सारे कल्चर्स हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एज। थैंक यू।